आज का हमारा टॉपिक है मिसेस रैमसे, जिसको टू द लाइट हाउस नॉवल से लिया गया है। टू द लाइट हाउस नॉवल को वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमिनिस्ट राइटर है जो अपनी राइटिंग्स के अंदर जेंडर राइट्स के बारे में लिखती हैं। मिसेस रैमसे की कहानी कुछ ऐसे ही है, जो कि एक ऑप्रेस्ड वुमन है अपने हस्बैंड के हाथों, जो कि एक विक्टोरियन वुमन है, एक आइडियल विक्टोरियन वुमन जिसको एंजल ऑफ द हाउस कहा गया है। टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का एक मोस्ट फेमस नॉवल है, जिसको उसने 1927 के अंदर पब्लिश कराया था आफ्टर वंस ओन रूम। वंस ओन रूम एक और फेमस वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जाना और माना जाता है, जिसके अंदर उसने औरत के बारे में बात की है। ये जो नॉवल है इसकी सेटिंग हमें नज़र आती है 1910 से लेकर 1920s के दरमियान में, यानी 10 साल का गैप है इसके अंदर। ये जो नॉवल है ये हाईलाइट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टोरियन वुमनहुड, कि विक्टोरियन एरा की औरतें कैसी थी, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनके थॉट्स कैसे थे, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके बारे में ईच एंड एवरीथिंग हमें पता चलता है। और कैसे पता चलता है, इस नॉवल के अंदर दो मेजर कैरेक्टर हैं जो कि मिसेस रैमसे और लिली ब्रिस्को है। इनके ज़रिए से हमें पता चलता है विक्टोरियन एरा की औरत कैसी थी। इस नॉवल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है द विंडो, दूसरा है टाइम पासेस और तीसरा है लाइट हाउस। इस नॉवल के अंदर अगर हम विक्टोरियन वुमनहुड को देखें तो इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि उनको घर की 4 दीवारी में कैद रखा जाता था। उनकी ज़िंदगी घर से शुरू, घर पे ख़त्म होती थी। उन्होंने घर में रहना है, हस्बैंड का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, यानी उनको एज अ डॉल ट्रीट किया जाता था। मतलब ये कि उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, वो बेसिक राइट्स से भी महरूम थे। विक्टोरियन वुमनहुड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ऐसे नज़र आता है कि विक्टोरियन एरा की जो वुमन है, 19th सेंचुरी की जो वुमन है, वो एक डोमेस्टिक वुमन है, यानी वो एक घरेलू खातून है जिसको घर के काम करने हैं, जो अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, बग़ैर कुछ कहे हुए। जैसे कि मिसेस रैमसे को दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर, वो अपने ईगो को सेक्रीफाइस करती है, अपनी जवानी को सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और उनको इनकरेज करती है उन कामों के लिए जो वो नहीं करना चाहते, जो उनके लिए अच्छे हैं, जो उनके लिए बेहतर हैं, क्योंकि ये चाहती है कि सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये इसकी ज़िंदगी का एक रुख है। अगर हम इसकी ज़िंदगी के दूसरे रुख के बारे में देखें तो ये अपने हस्बैंड से बाउंड है, क्योंकि इसका हस्बैंड जो भी इसके बारे में डिसीजन लेता है ये उसको फॉलो करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विक्टोरियन एरा की वुमेन है उसको कंसीडर किया जाता है टू बी पोलाइट, यानी चुपचाप किसी गाय की तरह सब कुछ मान लो। चाहे तुम पर कोई जुल्म हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई जो है ना इनजस्टिस हो रहा है, तुमने चुप रहना है, तुमने घर में रहना है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। तो इनकी ड्यूटीज़ में क्या शामिल था? घर के काम करना और इसके अलावा घर को डिकोर करना, अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन का ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, इनकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं थी, इनकी कोई पहचान नहीं थी, इनको कोई नहीं जानता था सिवाय इनके हस्बैंड के नाम से कि ये फ़लाँ की बीवी है, फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ की बहन है, बस यही इनकी पहचान थी। ठीक है, तो इनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं थी, ये एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते थे, ये ना ही इंडिपेंडेंट थी, क्योंकि ये मर्द के ऊपर डिपेंडेंट थी। फिर चाहे वो इनका बाप है, इनका भाई है या इनका हस्बैंड है, वो जो इनके बारे में फ़ैसले लेता है ये उनको फॉलो करती हैं। ये अपने बारे में, अपने घर के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो इनकी ड्यूटीज़ यही थी और इन्हीं के अंदर इन्होंने परफेक्ट होना था। अगर ये उसके अंदर परफेक्ट नहीं होती थी, ये उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती थी या उन रूल्स को अगर तोड़ने की कोशिश करती थी, तो ऐसी औरतों को वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो विक्टोरियन एरा की जो वुमेन है उसको तभी परफेक्ट समझा जाता है जब वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करती है, यानी वो घर का ध्यान रखती है, वो घर को डिकोर करती है, वो चिल्ड्रन और हस्बैंड का ध्यान रखती है, वो अपनी ज़िंदगी को, अपने यूथ को, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस कर देती है। तो इस तरह की जो औरतें हैं उन्हीं को विक्टोरियन एरा के मर्द पसंद करते थे और उन्हीं से शादियां करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। जैसे कि इस नॉवल में बताया गया है मिसेस रैमसे के कैरेक्टर से कि उसकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है,
क्योंकि आप पूरे नॉवल में देखेंगे कि उसको मिसेस रैमसे कहकर ही पुकारा जा रहा है। उसका अपना ज़ाती कोई नाम नहीं है, ज़ाती कोई पहचान नहीं है। मिसेस रैमसे को अगर हम देखें तो इसका नाम तो कोई नहीं है ना, यानी ये मिस्टर रैमसे की वाइफ है, सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट करती है। अब इसने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वक्फ कर दी, अपने दोस्तों के लिए, और ये हमेशा चाहती है कि सब इसके आसपास रहें क्योंकि इसको तन्हाई से डर लगता है। इस नावल के अंदर इसको एज अ हाउस वाइफ पोर्ट्रे किया गया है, जिसके अंदर कोई एडवांसमेंट नहीं है, जो है ना बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं है, यानी इसको नहीं पता कि बाहर के ज़माने में क्या हो रहा है, या इसको जानना भी नहीं है। इसको मतलब कि ना इस चीज़ का शौक़ भी नहीं है, क्योंकि ना ये न्यूज़पेपर पढ़ती है, ना ये किताबें पढ़ती है। इसके ख़यालात में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, आप एक डिपेंडेंट वुमेन हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे जो चीज़ छिनती है वो आपकी फैमिली है। इसी वजह से ये चाहती है कि ये पढ़ाई ना करे ताकि इसकी जो फैमिली है वो इससे अलग ना हो जाए, क्योंकि इसको लगता है कि जो औरतें पढ़ लिख जाती हैं उनके जो ख़यालात हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, वो मॉडर्न बन जाते हैं। मॉडर्निटी यानी कि जिसको सिर्फ अपनी पढ़ी हुई होती है, जो खुद गर्ज बन जाता है, इसका मतलब वो है। इसी वजह से ये कुछ भी पढ़ना नहीं चाहती और ना ही इसने कभी पढ़ा होता है। तो इस एरा की जो औरतें थी ना, उनको सिर्फ एक ही काम आता था, शादी करना, शादी के बाद बच्चे संभालना, शौहर का ध्यान रखना और घर के काम करना। ठीक है, तो वुल्फ कहती है विक्टोरियन एज के जो ज़्यादातर औरतें थी उनका मेजर गोल मैरिज ही था, यानी मैरिज उनका वो वाहिद प्रोफेशन था जिसके लिए सब राज़ी थे। तो इस एरा के अंदर अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी खामी है। ठीक है, सिंगल रहना एक औरत के लिए सबसे बड़ी खामी समझा जाता था, क्योंकि अगर कोई सिंगल है तो उसको वो सोशल पोजीशन नहीं दी जाती थी, उसको वो राइट्स नहीं दिए जाते थे, वो इज़्ज़त नहीं दी जाती थी जो एक मैरिड औरत को दी जाती थी। हालांकि मैरिड औरत के भी इतने ज़्यादा हकूक़ वो लोग फॉलो नहीं करते थे, नहीं देते थे, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत उसको मिलते थे वो सिंगल औरत को नहीं मिलते थे। इसी वजह से मिसेस रैमसे हमेशा जो लिली ब्रिस्को है उसको कहती थी कि प्लीज़ शादी कर लो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शादी कर लो, क्योंकि जो अनमैरिड वुमेन है वो अपने ज़िंदगी का बेस्ट जो पार्ट है वो मिस कर रही है। ठीक है, तो जो लिली ब्रिस्को है वो एक मॉडर्न वुमेन है, वो एक मॉडर्न थॉट्स रखने वाली औरत है। वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, वो ये बच्चे, हस्बैंड, इन सारे झमेलों में नहीं पड़ना चाहती, जिसकी वजह से वो मिसेस रैमसे की बातों को हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। तो ये जो न्यू वुमेन है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है पेट्रार्कन सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग सेल्फ़ आइडेंटिटी चाहते थे। जो इस तरह की मॉडर्न औरतें थी ये सेल्फ़ आइडेंटिटी चाहती थी, ये इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, ये एजुकेशन हासिल करना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, यानी अपने बारे में जो फ़ैसले हैं ये लोग खुद लेना चाहती थी। इस एरा की औरतों का एक ही काम था जो इनको सिखाया गया था कि आपने शादी करनी है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपने अपने चिल्ड्रन का ध्यान रखना है, हाउस डिकोर करना है, और इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। तो इनका माइंडसेट पहले ही बना दिया जाता था। जबकि जो लिली है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली चेंज है। इस नावल के अंदर मिसेस रैमसे हमें हर जगह नज़र आती है, जैसे कि फर्स्ट और जो सेकंड सेक्शन है नावल का उसके अंदर इसी को ही डिस्कस किया गया है, लेकिन जो इस नावल का लास्ट पार्ट है वो मिस लिली ब्रिस्को का है, क्योंकि ये उसका टाइम है, ये उसके शाइन करने का टाइम है, उसके राइज करने का टाइम है, क्योंकि फाइनली जो विक्टोरियन एरा की आइडियल वुमेन है उसकी डेथ हो गई है, यानी जो एंजल ऑफ द हाउस है वो मर गई है। तो अब जो औरत बची है वो है मॉडर्न वुमेन, उसका टाइम आ गया है। तो ये हमें दिखाया है कि कैसे शिफ्ट आ गया है विक्टोरियन एरा से मॉडर्निटी की तरफ। अब जो वुल्फ है वो पोर्ट्रे करती है मिसेस रैमसे को एंजल इन द हाउस। इस बात को नोट कर लेना, मिसेस रैमसे को क्या कहा गया है इस नावल के अंदर, एंजल इन द हाउस, जबकि जो लिली ब्रिस्को है जो मॉडर्न वुमेन है उसको कहा गया है एंजल आउट द हाउस। ठीक है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, इंडिपेंडेंट नेचर की है, वो करियर पे फोकस करती है और उसी की तरफ ध्यान देना चाहती है और बातों में नहीं पड़ना चाहती। अब जो मिसेस रैमसे है वो हमेशा जो है अकेले रहने से डरती है, इसी वजह से वो ये चाहती है कि सब उसके आसपास रहें। ठीक है, उसको सिर्फ 2 ही काम आते हैं, एक है निटिंग और एक है स्विंग। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती। वो
अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो चुप रहकर गुजारती है। यहाँ तक कि उसकी जो फीलिंग्स हैं अपने हस्बैंड के लिए वो कभी उसे नहीं बताती। इसी वजह से जो उसका हस्बैंड है वो उसे हार्टलेस वुमन कहता है, यानी इसके कोई जज्बात नहीं है, इसके कोई एहसास नहीं है। इसी वजह से वो उसको मेंटली टॉर्चर भी करता है अपने अब्यूज़िव वर्ड से। फिज़िकल उनकी लड़ाई नहीं होती, उनकी जो लड़ाई होती है वो मेंटली होती है, यानी वो मेंटली टॉर्चर होती है अपने हस्बैंड के हाथों। वो अपने हस्बैंड को ये सब नहीं कह सकती थी, यानी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी। अगर वो करती तो उसे ब्लंट समझा जाता। इसी वजह से कहा जाता है कि जो विक्टोरियन एरा की औरत है ना, उससे कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ वही करती थी जो उसके हस्बैंड से कहते थे, जो उसे सिखाया जाता था। इवन कि वो अपने ओपिनियन नहीं शेयर कर सकती थी, वो अपनी फीलिंग्स जो है ना नहीं बता सकती थी कि वो कैसे महसूस करती है अपने हस्बैंड के लिए। तो विक्टोरियन एरा के अंदर जो ट्रेडिशनल वुमेन है ना, उसका हमें दिखाया गया है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, हस्बैंड का ध्यान रखती है, अपने घर को खूबसूरत बनाती है। तो मिसेस रैम्से को जब दिखाई देता है कि उसका जो घर है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो उसे लगता है कि वो फेल हो गई है। वो फेल हो गई है इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर पूरा उतरने से, यानी वो इन सारे जो टीचिंग्स हैं उसकी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरी। वो एक फेलियर है, वो अपने घर का ध्यान नहीं रख पाई, उसका जो घर है वो टूट फूट का शिकार हो गया है। वो कहती है द रूम वाज शैबी, देयर वाज नो ब्यूटी एनीवेयर। वो जो रूम है वो बहुत खस्ता हालत में था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, वहाँ पर कहीं भी खूबसूरती नहीं थी। तो वुल्फ ने इस रूम के शैबीनेस से बेसिकली सिंबलाइज़ किया है मिसेस रैम्से के इनर थिंकिंग को, उसके डीप थिंकिंग को, उसके डीप शैबीनेस को, उसके ओल्ड एज को। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वुल्फ ने यहाँ पर हमें दो इमेजेस दिखाए हैं, एक विक्टोरियन आइडल की और एक न्यू वुमन की। यानी विक्टोरियन आइडल कौन है? मिसेस रैम्से। और न्यू वुमन कौन है? न्यू वुमन है हमारे पास लिली ब्रिस्को। ठीक है, इनके ज़रिए से उसने दिखाया है कि औरत को विक्टोरियन एरा के अंदर कैसे पोर्ट्रे किया जाता था और कैसे शिफ्ट आया था इस एरा से मॉडर्निटी की तरफ, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ। ठीक है, तो जो मिसेस रैम्से है वो 8 बच्चों की माँ है। वो बहुत अच्छी है, वो चार्मिंग है, लविंग है, केयरिंग है, हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। उसका हस्बैंड उसे जो है ना मिसबिहेव करता है, मिसट्रीट करता है, लेकिन वो कभी भी शिकवा नहीं करती, कभी भी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे मालूम है कि जो उसका हस्बैंड है वो जितना भी उसे हार्श ट्रीट करे, उसे मोहब्बत करता है, उसके बच्चों से मोहब्बत करता है। वो बस डरता है इस बात से कि कहीं वो इन लोगों को खो ना दे। और जो उसके बच्चे हैं वो उनको भी संभालती है कि कहीं वो अपने बाप के बुरे रवैये से डर ना जाएं, सहम ना जाएं, उसे नफ़रत ना करने लग जाएं। तो वो अपने बच्चों को भी समझाती है कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, इसी वजह से जो है ना वो ऐसे कर रहा है। तो ये जो मिसेस रैम्से है ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखाई गई है। ये एक ऐसी कैरेक्टर है जो हर एक को अपने साथ इंगेज रखती है, जो हर एक के लिए हमेशा अवेलेबल होती है, जो दूसरों को इनकरेज करती है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, आपको करनी चाहिए, वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये वो वाहिद औरत है जो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देती, जिसकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जो कि ऐसी ही है और ऐसी ही मर गई थी।